हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो प्रथम विश्व युद्ध पढ़े थे उस प्रथम विश्व युद्ध को आगे की ओर एक्सटेंशन उसका करेंगे और आगे की ओर उसका विस्तार करेंगे। और आज का जो टॉपिक है ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझे। और आगे के आंदोलन को समझने के लिए, आगे के भारत के खाका को, रूपरेखा को समझने के लिए यह बहुत ज़रूरी है, समझे। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और जिस तरह से आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं उसको और बढ़ाइए, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध जैसा कि 1914 में शुरू हुआ था, है ना, और 1918 तक चला था। तो चूंकि ये विश्व युद्ध था, तो विश्व युद्ध था तो इसका असर विश्व के अनेकों देशों पे पड़ना था, ये लाजिमी है ना। तो इसका असर भारत पर भी पड़ा, है ना, और भारत पर तो और ज़्यादा पड़ा क्योंकि भारत जो था वो ब्रिटेन के अधीन था, है ना। इस वजह से भारत उस युद्ध में भी शरीक था, उस युद्ध में भी शामिल था, इसलिए भारत पर भी इसका बहुत अच्छा खासा जो है सो प्रभाव पड़ा। अब उस प्रभाव को अच्छा कहें या बुरा कहें इसका भी हमें सस्पिशन है ना, क्योंकि हम जीतने वाले के साथ हैं और जीतने वाले के साथ हैं और उस जीत में से हमको अगर मिठाई ना मिले, अगर मिठाई जीत गए हैं मिठाई ना मिले तो समझ सकते हैं कि उसका दर्द और कितना ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो हम जीतने की खुशी मनाएं, है ना, या ब्रिटेन के जीतने का गम मनाएं, ये स्पष्ट नहीं था, है ना। तो जब युद्ध चल रहा था तो उस समय हमने तत्कालिक कारण भी पढ़ा था कि सेराजेवो हत्याकांड, है ना, जिसमें आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कर दी जाती है, इसको लेकर के ऑस्ट्रिया पर जो है उसको जिम्मेवार ठहरा करके हमला कर दिया जाता है ना। फिर हमने पढ़ा कि 1917 में रूस में क्रांति होती है, इस वजह से रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाता है। उसी समय क्या होता है, कुछ समय बाद जर्मनी का एक जहाज पनडुब्बी रहता है, यू बोट, उस यू बोट को, जो यू बोट है वो यू बोट एक अमेरिकी जहाज रहता है लुसितानिया, उस जहाज को डुबो देता है जिसमें कुछ अमेरिकी यात्री मर जाते हैं। इसका बदला लेने के ध्येय से हो या फिर कुछ और भी आंतरिक संधि हो उसकी, इस वजह से वो जो है युद्ध में शामिल हो गया, है ना। और अंत में जीत किसकी होती है? अंत में जीत होती है मित्र राष्ट्रों की, है ना। तो हम लोग अब देखते हैं कि क्या क्या इसके पीछे, पर्दा के पीछे क्या क्या चीज़ है ना। फ्रंट पे तो देख लिए हैं, अब पर्दा के पीछे कौन कौन है, नहीं। तो अगर ऐसे अगर आप पढ़ लीजिएगा ना तो कोई भी पेपर हो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। अब हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है फैक्ट बहुत कम यूज किया जाता है, समझे। अब उसका कंसेप्ट ज़्यादा पूछा जाता है ना। चाहे वो रेलवे का ही एग्जाम आप उठा लीजिए, अब फैक्ट का ज़माना चला गया, अब उसमें कंसेप्ट ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कंसेप्ट बेसिस अब धीरे धीरे आ रहा है, तो आप लोग अब फैक्ट रटने के पीछे ना पड़े, कंसेप्ट जरूर समझे, है ना। तो अब इस समय की स्थिति समझिए। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए, 9 जनवरी 1915 को, है ना, इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ठीक है। और जब महात्मा गांधी भारत आए तो लोग, महात्मा गांधी चूंकि दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन कर चुके थे और उनका आंदोलन भी सफल हो चुका था, इसलिए गांधी जी का जो है थोड़ा मनोबल ऊंचा था और लोगों में इनका क्या कहते हैं कि वर्चस्व ज़्यादा था, लोग इनको ज़्यादा पूछते थे, नहीं, उनका पूछ ज़्यादा था, नहीं कहते हम लोग कि फलनामा के पूछ ज़्यादा है, ज़्यादा लोग उसको पूछता है, ठीक है। तो गांधी जी का पूछ ज़्यादा था, तो लोग गांधी जी के विचार को भी जानना चाहे कि गांधी जी आखिर क्या कहते हैं इसके बारे में, युद्ध में हमें शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। हालांकि कांग्रेस जो है ऑफिशियली सपोर्ट कर दी थी, समझे। कांग्रेस जो है ऑफिशियली ब्रिटेन को सपोर्ट कर दिया था कि हम युद्ध में आपके साथ हैं, लेकिन
अंग्रेजों ने एक गलती सबसे पहले ही किया कि बिना इससे पूछे हुए, कांग्रेस या कांग्रेस के नेताओं से बिना पूछे हुए ही भारत को जो है युद्ध में धकेल दिया था, है ना। तो ये अंग्रेजों की एक गलती थी। और हालांकि हमारे जो भारतीय जो नेता थे कांग्रेस के बहुत सीधे साधे थे, है ना, तो वो लोग भी सपोर्ट करते चले गए। क्यों सपोर्ट करते चले गए? क्योंकि हमारे देश में है ना, और अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे उसके साथ साथ अगर वो हारता है तो मेरा भी इज्जत क्या हो जाएगा, दांव पर लग जाएगा। नहीं, अगर हम जिस मालिक के यहाँ रहते हैं उसका नमक खाते हैं, ठीक है, तो उस मालिक की वफादारी करना भी हमारा फर्ज बनता है। अब मालिक जैसा हो, है ना, मालिक वफादार हो या ना हो, नौकर को वफादार होना होता है। तो हम किसी ना किसी रूप में उसके गुलाम थे, है ना। तो अगर वो हारता तो हमारा भी इज्जत कहीं ना कहीं कटता। इसको लेकर के कांग्रेस जो है उसको सपोर्ट करती। हालांकि कांग्रेस जो है दो खेमों में बट गया, ठीक है। कांग्रेस के कुछ नेताओं जो है वो आंदोलन करना शुरू कर दिए, जैसे में एनी बेसेंट, है ना, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, ये सब होम रूल आंदोलन शुरू कर दिए। भारत में एक तरफ आंदोलन शुरू कर दिए कि हम लोग अंग्रेज का सपोर्ट नहीं करेंगे, हमको तुम जो हमारा डिमांड है वो डिमांड पूरा करो, ठीक है, मुझे पता है कि तुम क्या करोगे। अंत में अब मुस्लिम लीग के साथ समस्या क्या थी कि मुस्लिम लीग जो है चूंकि उसको भारत में अंग्रेज को सपोर्ट करना था और जो धुरी राष्ट्र था उस धुरी राष्ट्र की तरफ से तुर्की लड़ रहा था, है ना। तो उसके साथ प्रॉब्लम यह था कि वो असमंजस की स्थिति में था कि सपोर्ट किया जाए या ना किया जाए, है ना। तो अंत में दोनों के बीच में एक वार्ता हुआ। उस वार्ता में कहा गया कि हम आपका साथ देंगे, मुस्लिम लीग ने कहा ब्रिटेन को कि हम आपका साथ देंगे, किंतु तुर्की अगर हारता है तो तुर्की के खलीफा के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, खलीफा के साथ क्यों अन्याय नहीं? तो खलीफा के साथ इसलिए अन्याय नहीं होना चाहिए क्योंकि जो मुस्लिम है वो मुस्लिम खलीफा जो होता है, तुर्की में उनका पोस्ट होता था, तो वो खलीफा जो है मुस्लिम जगत का धर्म गुरु माना जाता था। यानी कि वो किसी भी देश का मुस्लिम हो, है ना, उस खलीफा का सम्मान करता था, इज्जत करता था, ठीक है, वो धर्म गुरु होता था। तो इसको लेकर के कहा गया कि आप उसके पद के साथ या उसके साथ कोई भी अपमान नहीं करेंगे, तब हम आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इस बात को लेकर के मुस्लिम लीग भी सपोर्ट कर दी। अब बात यह हुआ कि आगे देखा गया कि भाई ये कुछ चारा वारा चलने वाला नहीं है। उल्टा जो है ऊपर से क्या थोप दिया गया, जब युद्ध समाप्त हुआ तो उल्टा ऊपर से थोप दिया गया रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, है ना। इस रॉलेट एक्ट को 1919 में लाया गया था, ठीक है। इस रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है ना। और ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय थे यहाँ के वायसराय, समझे कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसको जो है सो काला कानून कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को, है ना। क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट कहा जाता है, ठीक है। इसी में आया था कि ना वकील ना अपील ना दलील, है ना। इसको हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, अभी हम लोग ओवरव्यू में इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये रॉलेट एक्ट ऊपर से थोप दिया गया, काला कानून थोप दिया गया, ठीक है। और इसी के वजह से आप लोगों ने देखा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है आगे, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसको लेकर के गांधी जी ने कहा कि हम अंग्रेजों से रोटी मांगे थे और वो हमको क्या थमा दिए? पत्थर थमा दिए, समझे। और गांधी जी जब आए थे दक्षिण अफ्रीका से तो वो जो है भारतीय लोगों को समझाए और समझा समझा कर उसको भर्ती करवाने लगे, ठीक है। इसलिए गांधी जी को कहा गया सर्जेंट। क्या कहा गया? सर्जेंट कहा गया, यानी भर्ती करने वाला एजेंट कहा गया। क्या कहा गया? भर्ती करने वाला एजेंट कहा गया। और इनको उपाधि दिया गया कैसर ए हिंद की, कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया, ठीक है। गांधी जी को क्या दिया गया? कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया, जिसको बाद में गांधी जी फिर लौटा देते हैं, है ना। अब बाद में चूंकि अंग्रेज जो स्वीकारा था वो पूरा नहीं कर रहा था, है ना, तो इसका परिणाम ये होता है कि खिलाफत आंदोलन होता है, असहयोग आंदोलन होता है,
ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। रॉलेट सत्याग्रह होता है ना, ये तमाम आंदोलन देखने को मिलते हैं। तो ये सभी के सभी क्या हैं, ये प्रथम विश्व युद्ध के ही प्रभाव हैं हमारे राजनीति पर, हमारे भारत पर, है ना। और इसका ही परिणाम हुआ कि 1916 में जो है लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों जो है सो एक साथ हो गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है दोनों एक साथ हो गई। और कुछ ही दिन के बाद जो गरम दल और नरम दल है ना में विभाजन हुआ था, ठीक है, सूरत में, कहाँ हुआ था, सूरत में विभाजन हुआ था। उसको सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं। 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो लखनऊ, उसके बाद जो है फिर से गरम दल और नरम दल एक ही झंडे के नीचे आ गए और मुस्लिम लीग और ये कांग्रेस दोनों भी क्या हो गए, एकजुट हो गए। अब इनको पता चल गया अंग्रेज की नीति कि हमको लड़ा लड़ा के मारना चाहता है ना, ये हमको लड़ा लड़ा के आपस में मारना चाहता है, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, अब चूंकि युद्ध चल रहा था, तो युद्ध चल रहा था तो इस स्थिति में हुआ क्या कि हमारे भारत के सेना में जो भर्ती हुए 11 लाख लोगों को भर्ती किया गया, ठीक है। 11 लाख से ज्यादा ही थे, लेकिन ऑफिशियली डाटा में 11 लाख है ना। उन 11 लाख लोगों में से 8 लाख लोग जो थे युद्धरत थे, मतलब युद्ध करने वाले थे, समझे। और बाकी जो बचे 3 लाख, ये लोग सामान लाना, ले जाना, ढोना, बनाना, है ना, ये काम करते थे। अब समझ जाइए, इतना ज्यादा एक जनसंख्या का पलायन कर जाना अपने देश से। और चूंकि सेना में कौन जाता है, जो कृषक का बेटा होता है, किसान का बेटा होता है, किसान होता है, वो जाता है सेना में, है ना। तो एक कृषि पर इसका जो है सो बहुत ही बुरा असर पड़ा। सबसे जो खराब असर पड़ा वो किस पर पड़ा, कृषि पर पड़ा। कृषि पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा, है ना, कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ा। अब इस स्थिति में क्या हुआ, अब कृषि हमारा कमजोर हो गया, है ना। और यहां से कृषि से जो उपजी हुई सामान थी वो बाहर निर्यात किया जा रहा था, ठीक है, निर्यात किया जा रहा था, यानी कि यहां से भेजा तो जा रहा था, लेकिन हमको खाने के लिए अन्न वहां से आयात नहीं होता था। निर्यात तो होता था लेकिन आयात नहीं होता था। अब आपको आयात और निर्यात समझा दे जरा हम, है ना। आयात का मतलब होता है दूसरे देशों से मंगाना, है ना, और निर्यात का मतलब होता है अपना सामान दूसरे देश में भेज देना। तो अपना सामान तो हम भेज पा रहे थे, भेज देते थे, ले जाता था वो, लेकिन वहां से बना हुआ सामान नहीं आ पाता था, है ना, क्योंकि अधिकांश जो जहाज थे वो युद्ध के सामान और सेना ढोने में व्यस्त थे, समझे। इस स्थिति में यह हुआ कि हमारे यहां बहुत बड़ा संकट हो गया, है ना। कपड़ा का भी संकट हो गया, यहां से कपास तो कुछ जाता था लेकिन वहां से बन के कपड़ा नहीं आ पाता था, है ना। तो इसका प्रभाव यह हुआ कि हमारे यहाँ के जो देसी कपड़े थे उनका जो है सो डिमांड बढ़ गया। तो ये हमारे लिए प्रॉफिट था। और अंग्रेज कभी नहीं चाहता था कि भारत में भारतीयों का जो है सो उद्योग धंधा पनपे, ठीक है। वो हमेशा जो है भारतीय उद्योग धंधा को, व्यवसाय को चौपट करना चाहते थे, है ना। तो हमारे यहाँ क्या बढ़ा, इससे हमको प्रॉफिट भी हुआ कि कपड़ा उद्योग, है ना, कपड़ा उद्योग में डेवलपमेंट हुआ। साथ ही साथ बीमा, है ना, बैंक, व्यवसाय, ठीक है, इसमें भी विस्तार हुआ। भारतीयों का पैसा इसमें इन्वेस्ट करवाया गया, है ना, भारतीयों का पैसा इसमें इन्वेस्ट करवाया गया। तो आप लोगों ने देखा हो कि लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक उस समय स्थापित किया था, है ना। जब लाला लाजपत राय के बारे में हम पढ़ाया था तो आपको बताया था, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हो रही थी। अब स्थिति समझिएगा कि खर्चा, आर्थिक अगर प्रभाव की अगर बात किया जाए तो आर्थिक प्रभाव में हमारे ऊपर जो है सो सब, जब 1914 था तो भारत सरकार के ऊपर 414 करोड़ रुपया कर्जा, समझे। आई कर्जा ऐसे नहीं हुआ था, हम लोग ऐस मौज में नहीं उड़ाए थे। ये अंग्रेजे कुछो कुछो करके ससुर अपने पर खर्चा करके जो है, जैसे मैं आपने देखा होगा कि दिल्ली दरबार हमने आपको पढ़ाया था, तो 3-3 को दिल्ली दरबार लगाया था,
तो दिल्ली दरबार लाने के लिए वहां से पैसा थोड़े लाता था, ये हमारे पैसा खर्चा करता था। नहीं, हमको कर्ज में डुबा दिया, अकाल महामारी में घुसा दिया, है ना। तो उस समय जो था 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उससे पहले 414 करोड़ रुपया कर्ज था भारत सरकार के ऊपर, समझे, भारत सरकार के। हालांकि उस समय उसी के अधीन था, लेकिन जो कर्जा होता था उसको हम ही को सधाना पड़ता था, वो नहीं सधाता था, ऐस मौज कर लेता था, लड़ाई झगड़ा कर लेता था, लेकिन खर्चा हमरा से काटता था, समझे, हर्जाना हम भरते थे। आया तो उसका, आ गया था हमारा, समझे, ये होता था। लाभ में लाभ तो लेगा, लेकिन हानि में हानि भरेगा नहीं, वो हानि हमसे भरवाता था, समझे। कहता नहीं है देहात में कि बेटा भेलो तो हम मरा, बेटी भेलो तो तोहर, ठीक है, से बात है। अब क्या हुआ कि 1918 के बाद देखा गया तो 781 करोड़ रुपया जो है सो कर्जा हो गया, समझे। ये काहे हुआ, ये हम युद्ध किए थे, है ना। ये युद्ध जो है में हमको झोंक दिया, हमारे सेना को मरवा दिया, हमारे आम जनता को मरवा दिया, भूखे मारा, नहीं, देश की आर्थिक स्थिति को चौपट कर दिया गया, और 781 करोड़ रुपया जो है सो और ऊपर से हमको चढ़ गया कर्जा, है ना। ये पैसा जब इतना कर्जा चढ़ गया है तो आएगा कहां से, फिर टैक्स बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा। कृषि पर टैक्स बढ़ा दिया गया। एगो तो ससुरा पहले से अनाज उपज नहीं रहा है, सबको ले गया युद्ध करवाने के लिए, है ना। तो एगो चीज था, रोजगार तो बढ़ा था कहाँ। अब जब युद्ध शुरू था उस समय रोजगार था, बंदूक बनाने के लिए बंदूक फैक्ट्री में, कपड़ा बनाने के लिए कपड़ा वाला फैक्ट्री में। चूंकि सैनिक लड़ने जाएगा तो नंगे थोड़े लड़ने जाएगा, उसको वर्दी चाहिए ना, तो वर्दी बनाया जाता था। तो उस समय रोजगार तो लोग को था, लेकिन खाएगा क्या, है ना। किसान को धरती का भगवान कहा गया है, समझे, और किसान को तरपाइएगा तो कभी सुखी नहीं रह पाइएगा, है ना। इसीलिए कहा गया है कि अन्नदाता सुखी भव। अगर अन्नदाता सुखी होगा तभी ये सब सुखी होगा, नहीं तो कोई सुखी नहीं होगा, है ना। तो अब स्थिति ऐसी आ चुकी है कि किसान, है ना, का टैक्स बढ़ा दिया गया, अन्न है ये नहीं है, तो किसान क्या करेगा, आत्महत्या करेगा कि नहीं करेगा, आंदोलन करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो आपने देखा होगा कि किसान लेकर के जो है चंपारण आंदोलन होता है, चंपारण सत्याग्रह चलता है ना, खेरा सत्याग्रह चलता है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है, मोपला विद्रोह होता है। ये तमाम तरह के आंदोलन किए जाते हैं। क्यों, ये सब टैक्स का मामला होता है ना। ज्यादातर इसमें मामला क्या होता है, टैक्स का मामला है, रुपया का मामला है, वेतन का मामला है, समझे। तो अब देखिए, युद्ध में जो है लगभग 40 करोड़ रुपया हर साल झोंकता था वो, स्पेशल युद्ध के नाम पे, है ना। ये लिखित दस्तावेज है, कितना लेता होगा उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन लिखित में इतना है ना। अब समझिए 40 करोड़ हर साल, जिसमें से हमारा जो बजट होता था वो बजट 195 करोड़ होता था। 195 करोड़ में से 40 करोड़ लड़ाइये पर, समझे। जैसे कहता है कि शेर पालेगा तो वालू नुकसान तो सहना ही पड़ेगा, है ना। पेट्रोल तो 125 के लेना ही पड़ेगा, समझे। तो वही स्थिति था कि अब ध्यान दीजिए, अब 300 करोड़ से अधिक खर्चा जो है ये हो गया, लगभग हो गया ना। 300 करोड़ से ज्यादा कर्ज हमारे ऊपर। पहले 414 था, अब कितना हो गया 781, तो 300 से प्लस हो गया कि नहीं हो गया। अब उतना जो है सो हमारे ऊपर क्या हो गया, कर्जा हो गया। अब समझ जाइए, ऐसी स्थिति में अब हमारी सरकार क्या करेगी, हम पे टैक्स बढ़ाएगी। बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी, बढ़ाएगी। उसको खजाना भरना, उसको कर्जा सधाना है, तो कहां से वो पैसा लाएगी। हम किसानों का ही ना खून चूसेगी, नहीं, उस पर टैक्स बढ़ाएगी। जैसे अभी कोरोना के सुइया लिए हैं आप लोग, तो सुइया लिए हैं तो सुइया फ्री में थोड़े मिला है
फोटो मोदी जी लगा लिए हैं कि हम फ्री में सुइया दिए हैं, लेकिन फ्री में सुइया मिल रहा है। जो 70 रुपये पेट्रोल था वो 105 रुपये 110 रुपये हो गया, वो फ्री में हो गया। उसका जो टैक्स का पैसा जो जाता है कौन, मोदी जी अपना घरे से भरते हैं क्या? वो टैक्स के पैसा हमारा होता है, आपका होता है ना। सिलेंडर पर वो किसका पैसा है? हमारा पैसा है। एगो बिस्किट खाते हैं ना, उस पर भी टैक्स लगता है, समझे। पानी पीते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। आपको क्या लगता है कि आप फ्री में रह रहे हैं देश में? बिल्कुल नहीं। सड़क पर चलते हैं उसका भी टैक्स लगता है ना। हम ही जो बोल रहे हैं इतना, और आप जो देखिएगा उसका भी टैक्स लगता है। तो कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, और जो लोग कहते हैं कि बड़का बड़का अमीर है, बड़का बड़का अमीर लोग कभी टैक्स पे नहीं करता है, ठीक है। इस पर हम लोग कभी चर्चा करेंगे। वो सब वहम होता है कि बड़का बड़का अमीर है, सबका अलग अलग फंडा होता है, ठीक है। खून चूसा जाता है गरीबों का ही, अमीरों का नहीं। तो वही हाल क्या था अंग्रेजों के जमाने में? राजे महाराजे तो ऐसे मौत से थे, ठीक है। अंग्रेज मांगा दे दिए कुछ, मुंह बंद। लेकिन खून चुसाएगा किसका? जिसके पास नहीं है उसका। कोनो बेटी के शादी के लिए पैसा रखे हुए थे, कोनो घर बनाने के लिए पैसा रखे हुए थे, सबका सब क्या हो गया? चौपट हो गया। और उसके बाद अगर स्थिति देखेंगे तो देश में आ गया आर्थिक मंदी, ठीक है। देश में ही नहीं, पूरे विश्व में जो है 1929-30 के आसपास जब जाता है तो पूरा आ जाता है आर्थिक मंदी। और आर्थिक मंदी की ऐसी भयावह स्थिति आती है कि जर्मनी वगैरह में एक बच्चा को दूध तक नसीब नहीं होता है, ठीक है। दूध तक नसीब नहीं होता है उसको। कहा जाता है कि टोकरी में सामान जाता था, समझे, जेबी में सामान आता था। मतलब टोकरी में पैसा जाता था और सामान आता था जेबी में। अभी हम लोग तो जेबी में पैसा लेके जा रहे हैं और सामान झोला में ला रहे हैं, नहीं। लेकिन महंगाई इतना है कि झोला कभी भरता नहीं है, पेंदिए में सामान रह जाता है। और कभी ये भी स्थिति आएगा कि झोला में पैसा लेके जाना पड़ेगा, समझे। तो ये स्थिति थी हमारे भारत की। अब बताइए कि इस स्थिति में आंदोलन होगा या नहीं होगा? आंदोलन होना तो लाजमी है ना। क्योंकि जनता कब तक जो है सो सब्र करेगी? सब्र का एक सीमा होता है ना। और एक दिन ये सीमा टूट जाता है, ठीक है। और जिस दिन सीमा टूटता है उस दिन जनता फिर किसी का नहीं सुनती है। जनता, एक कहावत है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है ना। सिंहासन कभी भी खाली नहीं रहता, जनता उसको रिक्त स्थान को भर देती है, ठीक है। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, है ना। अब बाकी हम लोग होम रूल आंदोलन के बारे में अलग से पढ़ेंगे, है ना। रॉलेट सत्याग्रह को पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड को पढ़ेंगे, है ना। उसमें स्पेशल क्या क्या है, असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है। तिलक की मृत्यु होती है, उसमें कुछ तिलक फंड का गठन होता है, वो सब पढ़ेंगे। स्वराज पढ़ेंगे, है ना। स्वराज दल पढ़ेंगे। महात्मा गांधी को जेल होता है असहयोग आंदोलन के बाद, वो समझेंगे, ठीक है। हर पहलू को हम लोग टच करते हुए बीपीएससी, है ना, 67वीं बीपीएससी, ठीक है। 67वीं मतलब समझ रहे हैं ना, 67। इस 67वां जो बीपीएससी है, इसके पेपर में एकदम छेद कर देना है, समझे। तो उसके लिए जो है अगला वीडियो से एकदम आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। बिल्कुल वही आएंगे, वही पढ़ाए जाएंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य को हम लोग बात करेंगे विथ कंसेप्ट, है ना। विथ कंसेप्ट, रट्टा मार बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। विथ कंसेप्ट हम लोग बात किए हैं और विथ कंसेप्ट हम लोग बात करेंगे, समझे। जो होता आया है विथ कंसेप्ट वही होता रहेगा विथ कंसेप्ट, ठीक है। रटना बिल्कुल नहीं तो फिर एग्जाम में जाके वही छत का बनेरी गिनिएगा, है ना। तो इसलिए आज का हम वीडियो तैयार किए हैं कि आप लोग को बताया जाए
है ना, या आखिर क्या प्रभाव पड़ा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।